Hello, I am Shrina Willis. Welcome to my channel once again. Hope you all are doing very well. So, as continue with the same chapter, that is French Revolution, and today we are going to the last topic of our chapter, and that is about the achievement of Napoleon. So, Napoleon के as you know कि नेपोलियन ने जो है कितना जो है क्या क्या किया, किस तरीके से वो इन शॉर्ट अगर हम कहते हैं किस तरीके से तो है वो सत्ता में आया। ठीक है। सो उसके आने के बाद उसका जो है फ्रांस में जब उसने पूरी सत्ता अपने कंट्रोल में कर ली और उसके बाद जो है उसने क्या क्या किया, क्या क्या अचीवमेंट्स रहे फ्रांस में। फ्रांस में उसने कई लोगों के साथ कई लोगों के साथ नहीं, मतलब फ्रांस के लोगों के साथ जो है क्या उसने अच्छी पॉलिसीज करी, क्या उसकी बेकार पॉलिसीज थी, वो अचीवमेंट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके, सो अचीवमेंट्स ऑफ नेपोलियन। Achievements of Napoleon. I think so. It's correct. Napoleon. Yes, it's correct. Okay. Achievements of Napoleon. Okay. So he wanted to modernize France by establishing new industries. वो फ्रांस को मॉडर्नाइज करना चाहता था, वांटेड टू स्टैब्लिश, वो वांटेड टू मॉडर्नाइज टू स्टैब्लिश न्यू इंडस्ट्रीज, मतलब फ्रांस को वो मॉडर्नाइज करना चाहता था। ठीक है। अब वो मॉडर्नाइज कैसे करना चाहता था? टू स्टैब्लिश न्यू इंडस्ट्रीज। Establish new industries. Okay, नई इंडस्ट्रीज के साथ फ्रांस को एक नई कंट्री बनाना चाहता था, फ्रांस को मॉडर्नाइज बनाना चाहता था। He promoted trade by building roads and canals. उसने रोड्स बनाए, कैनल्स बनाए, जिससे कि ट्रेड जो है वो इजीली हो सके। ट्रेड जो है लोगों के लिए और अच्छा व्यापार का साधन बन सके, इसके लिए उसने कैनल्स वगैरह का बिल्डअप किया, रोड्स का कंस्ट्रक्शन किया, इससे ट्रेड और प्रमोट होगा। ठीक है। He introduced many laws such as protection of private property. बहुत सारे लॉ उसने इंट्रोड्यूस किया। क्या लॉ थे? कि जो किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कोई दूसरा जो है कब्जा नहीं कर सकता। ठीक है। तो एक लॉ उसने बनाया, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ओके, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। किसी की भी प्राइवेट अगर अपनी प्रॉपर्टी है किसी की भी खुद की, तो उस पर कोई और बंदा जो है कब्जा नहीं कर पाएगा। ठीक है। Next is an uniform system of weight and measure provided by a decimal system. अच्छा, weight और measure का, यानी कि कोई भी चीज को measure करना है, कपड़े को measure करना है, या किसी भी चीज का weight जो है कैलकुलेट करना है, तो weight का और किसी भी चीज को measure करने का भी उसने एक अलग सिस्टम बनाया। ऑल ओवर द फ्रांस के बाहर भी जो आपके जो क्या कहते हैं, फ्रांस के बाहर जो आपका ट्रेड जाएगा, गुड्स जाएंगे, उसको प्रॉपर वेट करके, प्रॉपर मेजर करके तब भेजा जाएगा। ठीक है। सॉरी। सो उसको उसने किस चीज से मतलब प्रॉपर उसका क्या सिस्टम बनाया? प्रॉपर उसका सिस्टम बनाया डेसिमल सिस्टम। ठीक है। कि डेसिमल इंडिया में डेवलप हुआ है, तो डेसिमल के थ्रू जो है कोई डेसिमल के से ही स्टार्ट करके जो है कोई भी किसी भी चीज का जो है वेट या किसी भी चीज को अगर मेजर करना तो वो किसके थ्रू होगा? वो मेजर करना वो होगा आपका क्या कहते हैं, डेसिमल के थ्रू। ओके, सो वेट अ मिनट।
सो नेक्स्ट था नेपोलियन सेट आउट कॉन्कर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज, डिस्पोजिंग डायनेस्टीज एंड क्रिएटेड किंगडम्स। तो नेपोलियन ने जो आसपास की जो कंट्रीज थी, ठीक है, आसपास की जो उसकी नेबरिंग कंट्रीज थी, तो उन पे कॉन्कर किया नेपोलियन ने, और वो नेबरिंग कंट्रीज को उसने अपने कब्जे में कर लिया, ठीक है। आसपास की जो नेबरिंग कंट्री थी उन पे कॉन्कर करके, डिस्पोजिंग डायनेस्टीज एंड क्रिएटिंग किंगडम्स। और जो डायनेस्टीज का सिस्टम यूरोप की आसपास की कंट्रीज में डायनेस्टी सिस्टम चला था। डायनेस्टी यानी कि अगर कोई भी राजा है तो उस राजा का बेटा फिर बेटा फिर बेटा, डायनेस्टी चलेगी, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसको हटा के उसको किंगडम बना दिया, उसको एक अलग किंगडम बना दिया, डिफरेंट किंगडम बना दिया। डायनेस्टीज का सिस्टम उसने खत्म करवाया इन कंट्रीज से, आसपास की कुछ कंट्रीज से। ही आल्सो एस्टैब्लिश्ड फ्रेंडली रिलेशन विद द पोप। और पोप, जैसे कि शायद आई थिंक सो यू डोंट नो अबाउट इट, कि पोप जो है वो क्रिश्चियन कैथलिक के सबसे बता देती हूँ वैसे मैं आपको, क्रिश्चियन कैथोलिक के जो है वो सबसे बड़े, इन सिंपल हिंदी अगर आप कहो तो ये सबसे बड़े जो है फादर होते हैं, यानी कि, और इसे सिंपल हिंदी में कर देती हूँ, दैट इज सबसे बड़े जो है पंडित समझ लीजिए, ठीक है। जैसे हिंदूज में पंडित होते हैं तो बहुत और भी बड़े बड़े पंडित होते हैं, तो इसी तरीके से क्रिश्चियन कैथलिक्स में, आई एम आल्सो क्रिश्चियन बट आई एम नॉट अ कैथलिक, ओके, आई एम नॉट अ कैथलिक, आई एम अ प्रोटेस्टेंट, ओके। तो वेल, मैंने आपको पहले थोड़ा सा इसके बारे में लाइटली मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि कैथलिक्स कौन होते हैं, प्रोटेस्टेंट्स कौन होते हैं, ठीक है। कैथलिक की, प्रोटेस्टेंट्स की थोड़ी बहुत बाइबल भी डिफरेंट होती है, जैसे आपने मुस्लिम्स में सुना होगा शिया और सुन्नी होते हैं, इसी तरीके से क्रिश्चियंस में भी होते हैं आपके कैथलिक और प्रोटेस्टेंट। तो हम पोप को इस वे से जो है रिस्पेक्ट करते हैं कि वो एक धर्म गुरु, यस, ये मुझे नाम याद नहीं होता ना, ये मैं आपको लिख देती हूँ ताकि आपको, वैसे मेरी हिस्ट्री वो हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, सॉरी, ठीक है। तो यू प्लीज डोंट पॉइंट इट आउट कि मैम ने हिंदी में की स्पेलिंग जो है गलत लिखी है, ओके, माय हिंदी इज नॉट वेल, ओके। सो धर्म गुरु जो पोप होते हैं वो क्रिश्चियन कैथलिक के सबसे बड़े धर्म गुरु माने जाते हैं, ठीक है। तो एज अ बीइंग अ धर्म गुरु, सबसे बड़े फादर होने के बाद वी रिस्पेक्ट देम, हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम उनको अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस नहीं देते। जो इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ जीसस क्राइस्ट की है, ठीक है। वी रिस्पेक्ट हिम, हम रिस्पेक्ट करते हैं, ओके, बट जो है इस तरीके का नहीं है, ओके। सो वी रिस्पेक्ट, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो रही है इधर लाइटनिंग में, ओके। सो वी रिस्पेक्ट हिम, पोप की हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन नॉट मोर देन जीसस क्राइस्ट, ओके। ही इज अ सिंपल मैन, एक वो सिंपल मैन है, लेकिन वो इस जगह पर है कि वो क्रिश्चियन कैथलिक्स के, ओनली क्रिश्चियन कैथलिक्स के वो सबसे बड़े धर्मगुरु हैं। हमारे प्रोटेस्टेंट्स में कोई सबसे बड़ा धर्मगुरु इस तरीके का नहीं होता, ठीक है। इन्हीं क्रिश्चियन कैथलिक्स में ही बिशप्स वगैरह होते हैं जो पोप से नीचे होते हैं, ठीक है, बिशप होते हैं, और बहुत सारे बिशप्स हैं, लाइक हमारे बरेली जो डायसिस है, हम कैथलिक है वो नहीं है, लेकिन कैथलिक नहीं है, लेकिन हमें कैथलिज्म के बारे में काफी कुछ पता है। तो इनकी अपनी अलग अलग हर एरिया में डायसिस होती है, डायसिस में बिशप्स होते हैं, ठीक है, छोटा बिशप होते हैं, बिशप यानी कि फादर ही होते हैं, ठीक है। तो उनको ये क्या बोलते हैं ना, वो उपाधि दी हुई होती है, ठीक है। तो ये बिशप जो है फादर को ये उपाधि दी होती है, जितने साल वो सेवा में, जीसस क्राइस्ट की सेवा में जितने साल वो व्यतीत करेंगे, उतने ही वो बड़े बिशप बनते जाएंगे, ठीक है। एंड फाइनली जो सबसे बड़े होते हैं दैट इज पोप। तो ऑब्वियसली नेपोलियन बोनापार्ट is a Christian, ठीक है, and he is basically Christian Catholic, and whole of the European country is a Christian Catholic, and Protestant is also there, but Christian Catholic ज़्यादा है वहाँ पर, okay, Christian Catholic वहाँ पर जो है ज़्यादा है। So Christian Catholic वहाँ पे ज़्यादा है, तो इसलिए whole of the European country, तो फ्रांस
में नेपोलियन बोनापार्ट भी जो है आपके क्रिश्चियन कैथोलिक थे, तो इसलिए इन्होंने पोप के साथ, इससे पहले जो किंग्स थे वो पोप को इतना मान सम्मान नहीं देते थे, इतना रिस्पेक्ट नहीं करते थे, इसलिए बिकॉज वो किंग जो होते थे ना, जो आपके किंग लुई 16 14 15 जो हमने पढ़ा स्टार्टिंग में, वो खुद ही अपने आप को भगवान मानते रहते थे, ठीक है ना। तो इसलिए नेपोलियन ने पोप के साथ काफी अच्छे रिलेशंस बनाए, ठीक है। तो मैंने आपको ये देखो, ये एक लाइन आई पोप के बारे में, तो मैंने आपको थोड़ा सा ये समझा दिया हु इज पोप, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा कि पोप कौन है। A new constitution was framed, उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, नई चीजें बनाई, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच 4 लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड 3 एग्जीक्यूटिव बॉडीज वर एस्टैब्लिश। तो जो उसने नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उस नए कॉन्स्टिट्यूशन में 4 लेजिस्लेटिव बॉडीज बनाई उसने, ठीक है। और 3 बनाई 4 लेजिस्लेटिव बॉडीज और 3 बनाई एग्जीक्यूटिव बॉडीज, ठीक है। लेजिस्लेटिव क्या होता है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है। लेजिस्लेटिव इंडिया में भी इसी तरीके से है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो हो गई हमारी सेंट्रल, स्टेट और लोकल, फिर इसको भी और पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड देन लास्ट इज जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव क्या होती है, लेजिस्लेटिव फ्रेम्स अ लॉ, लॉ बनाती है, लॉ को देखती है, सारी चीजें करती है, लॉ बनाना, उसमें कम ज्यादा करना। एग्जीक्यूटिव लॉ को एग्जीक्यूट करवाती है, लॉ को लागू करवाती है, ठीक है। और लागू करवाने के बाद थर्ड है जो हमारी कंट्री में, दैट इज जुडिशरी। जुडिशरी का क्या काम है, जुडिशरी का काम है जो एग्जीक्यूटिव, जो लॉ एग्जीक्यूट करा रही है, ठीक है, ये एग्जीक्यूट कराती है, लागू कराती है, ठीक है। यानी कि इसका काम है कंट्री में सारे लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन एग्जीक्यूट कराना, लागू कराना, यानी सब लोग उसे फॉलो करें। जो उसको फॉलो नहीं करेगा, जो फॉलो करने में कहते हैं ना ढिलाई करेगा, या किसी भी कंट्री के, मतलब हमारी कंट्री के, किसी भी कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन को मानने से इनकार करेगा, गलत काम करेगा, लाइक चोरी, मर्डर, ये सारी चीजें करना, तो वहां पर क्या आती है फिर हमारी जुडिशरी। जुडिशरी जो है, जुडिशरी का काम है जो लॉ को अगर ना माने तो उसको पनिश करे। तो ये जुडिशरी का काम है, टू गिव पनिशमेंट, ठीक है, जिससे कि वो डर से रूल्स एंड रेगुलेशन या लॉ को मानेंगे, ठीक है। तो ये हो गए आपके अचीवमेंट्स ऑफ नेपोलियन, ठीक है। टू मॉडर्नाइज फ्रांस को मॉडर्नाइज करना, टू एस्टैब्लिश, कैसे मॉडर्नाइज करेगा, नया न्यू इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करना, ठीक है। फिर प्रॉपर्टी को लेकर उसने कुछ राइट्स बनाए, ठीक है, कि प्रोटेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर कुछ उसने रूल्स बनाए। उसके बाद जो है ट्रेड को बिल्ड किया, रोड्स एंड कैनल्स बनाए, ठीक है, एंड सिस्टम ऑफ मेजर एंड वेट वाला सिस्टम उसने किया। नेपोलियन ने बाकी सारी कंट्रीज को भी कॉन्कर किया, और कॉन्कर करने के बाद जो है वहां पर उसने डायनेस्टी रूल खत्म करके उसने किंगडम जो है एस्टैब्लिश कर दी, अलग अलग किंगडम एस्टैब्लिश करी वहां पर। पोप के साथ अच्छे फ्रेंडली रिलेशन रखे उसने। एंड द लास्ट वन इज जो उसने कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा चेंज किया। उसमें 4 लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी, ठीक है, बॉडीज थी, बॉडीज भी कह सकते हो आप, 4 legislative body and 3 executive body. Okay, so hope you understand the achievement of the Napoleon. So if you like this video, so please share and subscribe my video. Thank you everyone.